हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व। ये हमारी 11वीं कक्षा की व्यवसाय की पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व क्या है, मतलब व्यवसाय किस तरीके से चलती है और उसको चलाने के लिए कौन कौन से तत्व जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है हम इसमें यही पढ़ेंगे कि व्यवसाय एक परिचय, कि व्यवसाय का परिचय क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में, इसके डिटेल के बारे में जानेंगे कि व्यवसाय होता क्या है। ठीक है, दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण, व्यवसाय को कितने क्रियाओं में बांटा गया है उसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। भारत में वाणिज्य का इतिहास, इसमें हमें पढ़ेंगे कि वाणिज्य मतलब व्यापार। ठीक है, व्यापार को किस तरीके से लाया गया था इस इतिहास के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यवसाय जोखिम, प्रकृति एवं कारण। आप देखो कि कोई भी व्यवसाय है वो बिना जोखिम या रिस्क के तो नहीं चलती है, तो हम इसकी प्रकृति को पढ़ेंगे कि इसको कौन कौन से जोखिम के थ्रू व्यवसाय जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या व्यवसाय को बचाया जाता है, और किस किस कारण से व्यवसाय को जोखिम झेलना पड़ता है उसके कारण भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा व्यवसाय वाला, इसमें हम यही तक पढ़ेंगे कि व्यवसाय एक परिचय, जिसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हम पॉइंट्स के थ्रू हम चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है व्यवसाय एक परिचय। व्यवसाय होता क्या, आप देखो कि यहाँ पे दे रखा है व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार। ठीक है, व्यवसाय एक हमारी कौन सी क्रिया, एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वो काम जिससे हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो क्या हो, हमारा व्यवसाय हो, चाहे वो हमारा पेशा हो, चाहे वो हमारा रोजगार हो। ठीक है, तीन चीज़ दे रखी है। अब हम जानेंगे कि व्यवसाय में तो चलो पैसा मिल रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, पेशा क्या होता है, और रोजगार जिसमें हम किसी के यहाँ पे काम करते हैं और उस काम के बदले हमें जो सैलरी मिलती है या वेतन मिलता है या भत्ता मिलता है, मजदूरी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। ठीक है, और पेशा क्या होता है, पेशा मतलब एक प्रोफेशनल वर्क, जैसे आप कोई डॉक्टर हो या आप कोई इंजीनियर हो और उसके थ्रू आप लोगों की समाज की सेवा कर रहे हो और उसके बदले आपको थोड़ी बहुत इनकम मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, पेशा। लेकिन इन तीनों से क्या हो रहा है, इन तीनों से ही तो पैसा आ रहा है ना, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, की व्यवसाय की धारणा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। आपको पता है कि हर एक इंसान कोई ना कोई काम करता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त रहता है, कुछ व्यक्ति वस्तु के क्रय विक्रय में व्यस्त रहता है। अब मैं बताती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जो होता है, कुछ लोग जो होते हैं वस्तुओं का क्या कहते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब बिना प्रोडक्शन के हम किसी सामान को बेच तो नहीं सकते, तो पहले किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, हर एक जगह पे जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। फिर कुछ लोग जब वो उत्पादित वस्तु का क्या करते हैं, उसको बेचते हैं और खरीदते हैं। पहले उसको बेचेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, छोटे छोटे शॉप्स पे बेचेंगे, और शॉप्स के थ्रू कौन खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त होते हैं। वकालत क्या, एक प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, कुछ व्यक्ति रोगियों के इलाज में करने में व्यस्त होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारे डॉक्टर के थ्रू हो गया। कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरी जो हो गया वो हमारा क्या है, मजदूरी है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करें, मजदूर के थ्रू काम कर रहे हैं और हमें उसके बदले क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यक्रम में नौकरी कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त है, कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त है। अब देखो यहाँ से 1 से लेके 6 तक में आपको क्या मिल रही, तनख्वाह मिल रही है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन 7वें और 8वें में आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार, आप धर्म के नाम पे प्रचार कर रहे हो, तो क्या आपको उसके बदले कोई पैसे मिल रहे, कोई इनकम हो रही है, नहीं ना, तो वो आपका क्या है, आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा। कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त है, कुछ लोग काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त है। ठीक है, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज की सेवा करने से उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो वो भी हमारी कौन सी क्रिया है, अनार्थिक क्रिया।
अब मैं यहाँ पे देखो, इन सभी क्रियाओं को मानवीय क्रिया मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। मानवीय क्रिया मतलब जो मानव के थ्रू की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन सभी क्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में? पहला इन्होंने दिया कि मैंने जैसे आपको समझा 1 से लेकर 6 तक जो धन उपार्जन के लिए की जाती है। धन मतलब पैसा को कमाने के लिए, पैसे को पाने के लिए करा जा रहा है, 1 से 6 तक की। लेकिन 7वें और 8वें में हमने क्या पढ़ा कि धन उपार्जन के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक संतुष्टि के लिए। हमने अपने आत्मा को संतुष्ट करने, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए काम किया है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। पहली प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, मतलब आर्थिक क्रिया। दूसरी प्रकार की क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने पढ़ा, प्रथम श्रेणी में हमने पढ़ा व्यवसाय, द्वितीय श्रेणी में हमने पढ़ा पेशा और तृतीय श्रेणी में हमने पढ़ा रोजगार। इन तीनों श्रेणी की प्रकृति जो है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे प्रथम श्रेणी का संबंध क्या? वस्तु के उत्पादन और क्रय विक्रय से, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था? व्यवसाय। बिजनेस क्या करती है? पहले वस्तु का उत्पादन करती है और उसके बाद उसको क्या करती है? खरीदती है और बेचती है। दूसरे श्रेणी का संबंध हमने विशेष ज्ञान से पढ़ा था, जिसमें हमारा आता है पेशा। अब पेशा क्या? एक नॉलेज पर्सन व्यक्ति ही तो किसी चीज़ को काम कर सकता है। जैसे अगर डॉक्टर का काम है तो वो एक डॉक्टर ही तो करेगा ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल है उस काम में। अगर कोई टीचर है तो वो टीचर का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे टीचर की नॉलेज है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी श्रेणी का संबंध धन के बदले दूसरों की नौकरी करने से, क्योंकि यहाँ पे धन मिल तो रहा है, लेकिन हमें कब मिलेगा? जब हम दूसरों के यहाँ पे नौकरी करेंगे। प्रथम श्रेणी की क्रिया को व्यवसाय के अंतर्गत, दूसरी श्रेणी की क्रिया को पेशे के अंतर्गत और तीसरी श्रेणी की क्रिया को रोजगार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सारी क्रिया हमने समझ ली। अब आती है हमारी कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे हमने बताया मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमंस के थ्रू होती है। ठीक है, अब इसमें हमारी 3 ह्यूमन क्रिया होती है। कौन कौन सी? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? हमारी धर्म प्रचार और देश सेवा। तो हमने सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। हमारी है सबसे पहले क्रय विक्रय करना। ठीक है, दूसरा उद्योग करना। उद्योग मतलब इंडस्ट्री। सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ को खरीदेंगे, बेचेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल के थ्रू हम उसे क्या करेंगे? एक दूसरे से दूसरी जगह पे हम इंडस्ट्री क्या करती है? उसका व्यापार करती है। उसके बाद हम उस सामानों का क्या करेंगे? बीमा करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन सामानों को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे मतलब दूसरी जगह पे जाके बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका संग्रहण करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे। मतलब अगर हमने इतना सारा सामान बनाया है तो हम उसे क्या करेंगे? थोड़ा बहुत स्टॉक में तो रखेंगे, फिर हम उस सामान को ज़्यादा बेचने के लिए उसका क्या करेंगे? विज्ञापन करेंगे। ठीक है, अब आता है पेशे में। पेशे में क्या हो सकता है? हमारा वकालत हो सकता है, चिकित्सा हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि ये सारे लोगों ने एक चीज़ में प्रोफेशनल हासिल की है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी चीज़ की पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद वो उसमें क्या है? एक सेटिस्फाइड हो चुका है कि हाँ मैं इसके लिए काबिल हूँ काम करने के लिए। रोजगार में क्या? प्रबंधक क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हम मैनेजर हो सकता है, निरीक्षक, सुपरवाइजर हो सकता है और वर्कर हो सकता है। हमारा हाई पे कौन होता है? मैनेजर, उसके नीचे हमारा सुपरवाइजर, उसके नीचे हमारा वर्कर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं? जिसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं, धर्म प्रचार, देश सेवा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया में हमने कौन कौन सी क्रिया पढ़ी थी? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ठीक है, जिसको हम कौन सी क्रिया भी कह सकते हैं? आर्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसके बदले हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, धन मिलता है। ठीक है, तो मानवीय क्रिया क्या होती है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, कि इंसान जो है अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जो भी काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया। और उसके बदले, उस काम के बदले उसको क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि उसको उसके मन की संतुष्टि हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है, उसके बदले ही तो वो काम कर रहा है। इसी आधार पर इन्हें किसने 2 भागों में बांटा गया, पहला आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में कितने टॉपिक्स आते हैं? 3 टॉपिक्स आते हैं। पहला कौन सा आता है? व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तु व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। अब देखो यहाँ पे व्यवसाय में हर एक चीज़ को नहीं बोलूँगी। व्यवसाय का मतलब क्या है? कि एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहे।
मतलब निरंतर आधार पर वस्तु और सेवाओं का क्या हो, उत्पादन भी हो और विक्रय हो और उसके द्वारा हमें लाभ हो। ठीक है, तो जो बिजनेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिसमें खरीदना और बेचना लगा रहता है और उसके द्वारा हम लाभ हानि जो भी अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम व्यवसाय कहेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी खोली और उसने सिर्फ आज ही सामान खरीदा और आज ही बेचा, उसके बाद उसने कभी बेचा ही नहीं, तो वो बिजनेस नहीं है, उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कपड़े की दुकान ट्रांसपोर्ट के लिए आदि। कपड़े की दुकान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और ट्रांसपोर्ट पर सेवाओं का ट्रांसपोर्ट। कोई माल नहीं बेचती बल्कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की सेवा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बदले उसको क्या मिलता है, कैरेज भाड़ा मिलता है। तो ये भी निरंतर आधार पर हो रहा है, तो ये भी क्या हमारा व्यवसाय। ठीक है, अब क्या आ रहा है, पेशा। पेशा क्या होता है, पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है, जैसे वकालत और चिकित्सा आदि। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला, पेशा हम उस आर्थिक क्रिया को कहेंगे जो एक विशेष ज्ञान, मतलब कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अच्छी नॉलेज प्राप्त है, अच्छी स्किल प्राप्त है किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक वर्क में, तो उसी और वो व्यक्ति उस स्किल को प्राप्त करके समाज की सेवा कर रहा है बिना किसी निस्वार्थ के, मतलब बिना किसी अपने अंदर मन में कोई संकुचन ना रख के उस समाज की सेवा कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेशा कहेंगे। जैसे क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है, वकालत मतलब लॉ वगैरह या का काम कर सकता है और चिकित्सा डॉक्टर वगैरह का भी काम कर सकता है। अब आता है रोजगार। रोजगार का भी पर एक विशेष समझौता। अब यहाँ पे समझौता वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि हम जब तक मालिक और एक लेबर के बीच में जब तक कोई समझौता नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत करने से, परिश्रमी के बदले दूसरों के लिए काम करने से। यहाँ पे हमें पैसा तो मिलेगा, लेकिन हमें पैसा तब मिलेगा जब हम उसके वहाँ पे काम करेंगे, जैसे कारखानों में, सरकारी कार्यालय आदि नौकरी करना। ठीक है, अब आता है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होती है हमारी, वो क्रिया जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रिया कहलाती है, जैसे धर्म प्रचार करना, देश सेवा करना आदि। तो ये हमारी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें कोई पॉइंट नहीं है हमारे। ठीक है, अब आता है व्यवसाय का अर्थ। व्यवसाय का अर्थ मैंने आपको फर्स्ट इसी पैराग्राफ में समझाया, देन मैं दोबारा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि क्या होता है व्यवसाय का अर्थ। संकुचित अर्थ है, मतलब अगर हम छोटे लैंग्वेज या बड़े लैंग्वेज में बात करें तो व्यवसाय का आशय वस्तु के क्रय विक्रय से लगाया जाता है। ठीक है, छोटे अर्थ में बात करें तो क्या है, बिजनेस। क्या है, बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन विस्तृत अर्थों में अगर हम बड़े अक्षरों में बात करें तो व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का एक योग है। व्यवसाय वो सारे चीज़ों का, वो सारे कामों का योग माना जाता है जो वस्तु व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। जैसे मैंने वस्तु और सेवा का उत्पादन तो किया, लेकिन मैंने उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन से लेकर कस्टमर तक के बीच में जो भी प्रोसेस आया, ठीक है, तो उन प्रोसेसों का एक बहुत बड़ा भाग है ना, तो उन सभी क्रियाओं को पूरा करने के बाद ही तो कस्टमर के पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा। तो इसीलिए इसके विस्तृत अर्थों में हम सीधा कहें तो उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो की जाती है उनको ही व्यवसाय का अर्थ कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे वस्तुओं का उत्पादन हमें स्थान से उपभोग स्थान पर पहुँचाने के लिए क्या क्या क्रिया करते हैं। पहला, परिवहन। क्यों, क्योंकि हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद संदेश वहन। भैया हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, उसको कितने माल की ज़रूरत है, हमें कितना माल उसे पहुंचाना है, किस जगह पे पहुंचाना है, तो किसके थ्रू होगा, संदेश वाहन के थ्रू। अब हमने इतना सामान हमने प्रोडक्ट कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है, तो हमें उस सामान को रखने के लिए किसी क्या कहते हैं बीमा की ज़रूरत पड़ेगी। बीमा क्यों, क्योंकि अगर कल को उस माल में आग लग जाती है तो हमें उसको क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। उसके बाद इतने सारे माल को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, भंडार गृह। हम एक बार में तो हम सारे माल को नहीं बेच सकते हैं ना, तो हमें उसके लिए क्या कराना पड़ता है, भंडार गृह। उसके बाद हमें आती है बैंकिंग की ज़रूरत। अब आपको इतना सारा माल उत्पादन करना है, ठीक है, तो आप
आपके पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि आप इतना सारा माल इकट्ठा क्या कहते हैं उत्पादन कर लो। तो आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो, बैंक से इनकम जनरेट करते हो, उसके बाद ही तो बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं बैंक में सेव करते हो। तो इसके लिए भी बैंकिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये हमारा विस्तृत अर्थ में समझा और हमने संकुचित अर्थ में बिजनेस को समझा। ठीक है, अब आता है व्यवसाय की विशेषता जो आपके 6 नंबर में आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। और ये आपका जो आता है वो केस बेस पे आता है कि आपको केस का एक क्वेश्चन दे देंगे, केस लॉ क्वेश्चन दे देंगे आपको, और उसके बाद आपको नीचे दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो आपको इसके थ्रू ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हम इसमें पढ़ते हैं पहला, व्यवसाय की विशेषता। आपने फर्स्ट ये समझा था कि व्यवसाय हमारी कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। तो व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रिया को ही शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य क्या होता है, माल और सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से, कि हमें धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अतः किसी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए हमें आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया, मतलब कोई व्यक्ति करेगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी है। तो किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, जैसे कि दुकानदार द्वारा हमें वस्तु का क्रय विक्रय करना। आप डेली बेस देखते हो कि जब आप दुकान पे जाते हो कुछ सामान लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, आपको सामान देता है और आप दुकानदार को क्या कहते हो, पैसे देते हो, इनकम देते हो। तो वो एक क्या हो गई, कौन सी क्रिया हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, अब आते हैं वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, क्या कहते हैं, चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। कैसे, व्यवसाय के लिए वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण नितांत आवश्यक है। ठीक है, हस्तांतरण को कहते हैं एक्सचेंज करना। ठीक है, इसका अभिप्राय ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो ये क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। अब देखो, जैसे कि मेरा बिजनेस है और मैंने खुद के बिजनेस से मेरा सपोज एक फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक क्या कहते हैं सोफ़ा जो है वो अपने लिए ख़रीद लिया, अपने उपभोग के लिए ख़रीदा, अपने फ़ायदे के लिए ख़रीदा। ठीक है, तो ये बिज़नेस नहीं होगा। लेकिन यदि क्या कहते हैं वही सोफ़े को मैं किसी कस्टमर को बेचती और वो कस्टमर मुझे उसके बदले पैसा देता, तो वो बिज़नेस होगा। ठीक है, यहाँ पे खुद के फ़ायदे के लिए कोई सामान खरीदना, दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस। ठीक है, लेकिन अगर हम वही सामान को किसी और को बेचते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है तो वो बिज़नेस है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ने दिया कि यदि कोई दुकानदार अपने घर के प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो ये क्रिया व्यवसाय नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाए तो ये क्रिया व्यवसाय कही जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी वाहन का स्वामी उनका उपयोग अपने घर का सामान ढोने के लिए करता है तो ये क्रिया बिजनेस नहीं है, लेकिन जब उसी वाहन का प्रयोग लगातार दूसरे व्यक्ति के माल को ढोने के लिए करता है तो ये क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह नितांत दूसरों के लिए की जाने वाली एक सेवा है, क्योंकि यहाँ पे वो सर्विस दे रहा है और उसके बदले उसको इनकम मिल रही है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा व्यवहारों में निरंतरता, मतलब ये रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, आपको बार बार क्या कहते हैं बिजनेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये व्यवहार में निरंतर चेंजेस लाना, क्या कहते हैं बार बार, मतलब बिजनेस जो होता है वो होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार बिजनेस किया उसके बाद अपने बिजनेस को रोक दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती रहती है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इज रेगुलर बेस ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो ये आपको बार बार काम को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थात क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए। यदि ये क्रिया लगातार ना होकर, मतलब ये जो काम है आपका लगातार नहीं हो रही है और कभी कभार होती है, तो ये बिजनेस नहीं होगी। आप ही देखो ना, आप दुकान पे जाते हो तो दुकान वाला आपको देखोगे ना कि आप रोज़ जाते हो उसके पास सामान लेने, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन वही दुकानदार सिर्फ आपको आज के लिए सामान दे रहा है, उसके बाद से उसने बेचना बंद कर दिया, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं होगी। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर पुराना होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हुआ, लेकिन निरंतर के अभाव में ये व्यवसाय नहीं कहलाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको क्या कहते हैं OLX आता है। OLX पे क्या करते हैं लोग, अपना सामान पुराना हो जाने पर किसी को बेच देते हैं। ठीक है, तो बेचने पे उन्होंने क्या किया, अपना सामान बेचा। इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है, आपका क्या कहते हैं क्रय
विक्रय हो रहा है, ठीक है, खरीदा भी गया और बेचा भी गया, पैसे भी मिले, लेकिन वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वन टाइम में किया गया, आपका एक ही बार हुआ है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लाभ का उद्देश्य, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो होती है वो किसके मोटिव के थ्रू चलती है? लाभ के लिए चलती है। बिना लाभ के लिए कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना चाहिए। अगर मुझे खरीदना है, बेचना है, तो मैं उतना ही खरीदूंगी या उतना ही बेचूंगी जिससे मुझे फायदा हो, ठीक है। परंतु कभी कभार लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो जाती है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपको लाभ नहीं क्या कहते हैं, आपको हमेशा लाभ ही हो, कभी कभार हानि भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवहार से हानि होने पर व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉस हो गया है तो आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र से मतलब बाहर हो जाइए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप सपोज एग्जाम्पल है कि अगर एक बार बच्चा फेल हो जाता है तो ये तो नहीं कि वो पढ़ना ही छोड़ दे, वो पढ़ता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो पास होके दिखाता है। तो वैसे ही इसमें बिजनेस में भी है कि अगर आप एक बार गिर जाते हैं बिजनेस में, आपको लॉस हो जाता है, तो ये नहीं कि आप बिजनेस से निकल जाओ, आप दोबारा प्रयास करो, क्या पता इस बार लॉस हुआ आपको उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाए। आवश्यकता इस बात के व्यवहार करने वाले का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो। ये ज़रूरी है कि बस आपका मोटिव होना चाहिए कि भाई मुझे तो लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट अर्न करना ही है, चाहे उसका उद्देश्य या उसका परिणाम कुछ भी हो, ठीक है। अब आता है कि बिजनेस है तो रिस्क भी होगा, तो इसमें जोखिम का तत्व, एलिमेंट ऑफ रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। व्यवसाय के मात्र फूलों का सेज नहीं समझना चाहिए। आपको पता है कि व्यवसाय एक आपको फूलों का सेज नहीं है, मतलब बहुत इजी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें हर एक स्टेज पर आपको क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे, इसमें पग पग पर कांटे, अर्थात समस्या उत्पन्न है, ठीक है। आपको हर एक स्टेज पे जितना जाओगे उतनी आपको समस्या होगी। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना लेवल आपको रिस्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ बाधाएं हानि का कारण बन सकते हैं। अगर आपको एक जगह पे कहीं बाधाएं आ गई ना, तो वो आपके लॉस का कारण भी बन जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी भूल से किसी समस्या का समाधान ना कर पाने के कारण भी व्यवसाय पूरा समाप्त हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी और कोई समस्या आ गई आपके बिजनेस में और आपने उसका समाधान नहीं किया, उसको हल नहीं करा, तो इसके बाद भी आपका क्या होगा? पूरा बिजनेस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अतः धूप छाव और दुख सुख की भांति व्यवसाय में लाभ व हानि साथ साथ चलती है, ठीक है। जिस तरीके से आपका आज धूप है तो कल मतलब आज धूप है तो बाद में छाव होगी, आज दुख है तो कल सुख होगा, इसी तरीके से बिजनेस में है कि आज लाभ है तो कल तो हानि होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है उपयोगिता का सृजन, अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आपको पता है कि मार्केट में जो चीज़ में ज़्यादा चेंजेस आता है लोग उसी को ज़्यादा खरीदते हैं। तो आपको बिजनेस है, आपने एक बिजनेस खोला, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं लाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो क्या आप अपने बिजनेस को चला लेंगे? नहीं चलाएंगे ना। तो वैसे ही है, वस्तु को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है कि उसको कैसे चेंजेस करना है, उसमें क्या बदलाव लाने हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और उससे क्या हो कि आपका जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम इकोनॉमी लेवल से बात करें, आप पैसे के लेवल से बात करें कि तो उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि स्थान उपयोगिता, आपने आज यहाँ पे अपना बिजनेस चलाया, कल को आप कहीं और चलाइए, क्या पता आपको यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट हो। रूप उपयोगिता, आप उसमें सामानों में चेंजेस ला के कर सकते हैं। समय उपयोगिता, आप टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। स्वामित्व उपयोगिता, जैसे कि आज इसका स्वामित्व कोई और है तो कल उसका कल किसी और को क्या कहते हैं मोटिव करिए, ताकि आपका क्या उसमें चेंजेस आए और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, ठीक है। वस्तुओं को उत्पाद स्थान से उपभोग स्थान पर ले जाकर स्थान उपयोगिता कह सकते हैं। उनके आकार में परिवर्तन करके रूप उपयोगिता कर सकते हैं। उनको भंडार गृहों में जमा करके समय उपयोगिता कह सकते हैं। वह उनका क्रय विक्रय करके स्वामित्व उपयोगिता का सृजन भी किया जा सकता है कि जी मैंने खरीदा, ठीक है, और मैंने खरीदने के उसको बेच दिया, तो जिसको बेचा वो उसका स्वामित्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। अब आता है उपभोक्ता संतुष्टि। अब आपका बिजनेस है तो आप अपना बिजनेस किस मोटिव से खोलेंगे? इसीलिए खोलेंगे ताकि कस्टमर उसको ज़्यादा सेटिस्फाइड हो और आपके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और आपको फ़ायदा हो, ठीक है। जहाँ एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वही दूसरी और उपभोक्ता संतुष्टि उतनी ही आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, लेकिन लाभ तो आप तभी कमाओगे ना जब आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो,
आपके सामानों से सेटिस्फाइड हो, आपने सामान ही उनको ख़राब बेचा है और आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ है, कि जब तक आपका कस्टमर, आपका उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है आपके सामानों से, आपका लाभ करना ही व्यर्थ हो जाएगा। व्यवसाय का विस्तार भी उपभोक्ता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप चाहोगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो, अगर नहीं होगा तो इससे आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। अतः व्यवसाय को सफलता प्राप्ति हेतु उपभोक्ता की पसंद के अनुरूप ही वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, आपको वैसी ही सर्विस देनी चाहिए जैसा आपका बिजनेस है। ठीक है, तभी आपका बिजनेस जो है वो मार्केट में एस्टैब्लिश हो पाएगा। ठीक है, मतलब रह पाएगा। अब हमने बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली, बिज़नेस की विशेषता पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पेशा क्या है, और ये तीनों जो हम पढ़ रही है हमारी कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया में आती है, जिसे हमें इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, पैसा। ठीक है, अब आता है पेशा, प्रोफेशन क्या होता है। पेशे का अर्थ एवं परिभाषा, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानते हैं, इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, इन्होंने बोला कि पेशा वो व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि पेशा एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है, विशिष्ट नॉलेज प्राप्त है, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, निर्देश देता है, उसको मार्गदर्शन करता है, उसको परामर्श देता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पेशा कहेंगे। अब पेशे में इन्होंने निम्नलिखित 5 विशेषताओं को उल्लेख किया। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशे में, जैसे हमने बिजनेस में पढ़ा था वैसे इसमें 5 विशेषता पढ़ते हैं। पहला क्या होना ज़रूरी है, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही नॉलेज प्राप्त है, तो उसमें क्या है, क्योंकि उसमें ज्ञान एवं तकनीक कौशल है। ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ों को क्या कहते हैं, हासिल करने का मतलब नॉलेज है। ठीक है, और उसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक है, आगे क्या है, प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, जहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है। ठीक है, वहाँ से प्राप्त करने की उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति हम कहते हैं कि हाँ ये जॉब पे फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने कहीं और से अगर वो काम कर आया है या उसे उसके बारे में नॉलेज प्राप्त है, तो वो क्या एक क्या कहते हैं, वो एक क्या हमारे लिए एक्सपीरियंस है। लेकिन वहीं पर अगर उसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक हमारा फ्रेशर कहलाएगा। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पेशे का विकास करने के लिए प्रतिनिधि संस्था का होना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी कहोगे कि मैंने यहाँ से नॉलेज लिया है, तो वो इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी संस्था से, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने पेशे का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का होना, आपके अंदर गाइडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एथिकल कोड जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छे से व्यवहार करना, लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आना, तो ये सब चीज़ों में भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हो कि डॉक्टर ये सब जो होते हैं उनके अंदर एक अलग ही बर्ताव होता है, बोलने का, व्यवहार करने का, लोगों से किस तरीके से बात करना है। ठीक है, तो ये सब लाना बहुत ज़रूरी होता है पेशे के अंतर्गत। आर्थिक स्वार्थ को स्थान पर सेवा भावना की प्राथमिकता देना, यहाँ पे हमें खुद के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, यहाँ पे हमें सेवा भावना को देना, मतलब हमें सर्विसेज देनी है। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देना होता है। अब आते हैं पेशे की व्यवस्था जो आपने पढ़ी है, यहाँ पे विशिष्ट ज्ञान तकनीक कौशल का होना। पेशे की पहली विशेषता ये है कि पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान तकनीक चातुर्य होना। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता। देखो यहाँ पे पहले इन्होंने क्या बोला कि पेशे की पहली विशेषता यही है कि पेशेवर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी चातुर्य होना चाहिए, वो तकनीकी रोल से चतुर होना चाहिए। और हम किसी भी व्यक्ति को पेशा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अतः एक साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले धंधे को पेशा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो कुछ मतलब पढ़ा लिखा भी है सपोज, और वो किसी चीज़ में आचार संहिता प्राप्त नहीं करा उसने किसी चीज़ में, ठीक है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम उसे नहीं कहेंगे कि वो एक चीज़ में पेशा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। उसने जहाँ से भी प्रशिक्षण लिया, उसने ट्रेनिंग ली है, वहाँ के एक औपचारिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। पेशे का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए औपचारिक व्यवस्था होना चाहिए, अर्थात उस मानवीय क्रिया को पेशा कहा जा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई संस्था उपलब्ध हो। ठीक है, हम उसी को कहेंगे ना कि भैया ये इसने यहाँ से क्या कहते हैं एजुकेशन लिए, यहाँ से इसने इस चीज़ की डिग्री हासिल की है, तो उस संस्था को उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, ठीक है, इसमें दे रखा पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित मुख्य कार्य दे रखे, जैसे अपने सदस्यों को व्यवहार में नियंत्रित करना, मतलब हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना किसके थ्रू, अपने मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, एक हमारी कोड ऑफ कंडक्ट दी जाती है, जैसे कि हमें कौन कौन से कोड होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, मोरल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें पेशे में दी जाती है। अपने सदस्य की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना, विकास करना, ठीक है, कि हमें जैसे हम हैं वैसे ही हमें दूसरों को बनाना, ठीक है। अपने सदस्य की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहाँ क्वालिफाई किया है, किस तरीके से उसने क्वालिफाई किया, किस जगह से किया, किस इंस्टीट्यूट से किया है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। पेशेवर में प्रवेश को नियमित करना, ठीक है, पेशे में प्रवेश को कि हमें अपने प्रोफेशन को कैसे काम में लाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये भी आपका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है इसमें आपका बहुत सारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। आचार संहिता क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे उनमें क्या क्या होता है, ईमानदारी होते हैं, ऑनेस्टली होते हैं, सत्यनिष्ठा, ठीक है, नैतिकता होती है, ठीक है, ये पैमाने, ये सारी चीज़ें जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना, क्यों, क्योंकि ये लोग जो होते हैं समाज की सेवा के लिए बने होते हैं, ठीक है, ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते। अन्य धंधों एवं व्यापार की भांति ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है। अब देखो पेशे में हम धन तो मिल रहा है लेकिन उतना धन नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम समाज की सेवा के ऊपर सोच रहे हैं, हम अपने धन के लिए नहीं सोच रहे, लेकिन हम इतना धन मिनिमम, मतलब इतना धन हम लेंगे जिससे समाज की सेवा भी हो जाए और उससे हम धन भी अर्जित कर ले और अपने आप की जीविका भी चला ले, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो होता है आपको कुछ धन लेंगे लेकिन उससे आपको धन से ज़्यादा वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा रोजगार। थर्ड हमारा आर्थिक क्रिया में क्या आता है, रोजगार। रोजगार का अर्थ क्या होता है, रोजगार वो आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, तथा प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करा। पारिश्रमिक मतलब उस काम के बदले, उस मेहनत के बदले उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, पारिश्रमिक, ठीक है, मेहनत करके जो पैसा मिल रहा है, जिसमें हमारा आता है वेतन, सैलरी, मजदूरी, वेजेस आदि के रूप में हो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहीं भी, जैसे हमें दे रखा है एम्प्लॉयर, सरकार भी हो सकते हैं, सरकारी उपकरण अथवा कोई निजी संस्था भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे रोजगार स्थायी, अस्थायी अथवा आकस्मिक आधार पर हो सकते हैं। यहाँ पे रोजगार जो होते हैं परमानेंट भी होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं, कैजुअल भी होते हैं, ठीक है। हमें नहीं कह सकते कि जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय है वो कन्फर्मली मतलब फिक्स है, नहीं कह सकते, ठीक है, वो परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या टेम्परेरी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है इन्होंने रोजगार की विशेषता बताई है। सबसे पहले यहाँ पे दूसरों के लिए सेवा करना, हमने फर्स्ट ही पढ़ा कि यहाँ पे रोजगार में क्या होता है कि समझौता किया जाता है, तो हम समझौते में क्या करें, मालिक की सेवा कर रहे हैं, तो रोजगार की पहली विशेषता होता है दूसरों के लिए सेवा करना, ठीक है। व्यक्तिगत सेवा, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, एक नौकर मालिक को सेवा दे रहा है तो वहाँ पे वो खुद की सेवा दे रहा है। कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वो अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकता, मतलब कि यहाँ पे वो खुद से सर्विसेज देगा अपने और क्या कहते हैं ऑनर को, बल्कि वो अपनी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं रख सकता, ठीक है। इसमें समझौता होता है, जैसे एग्रीमेंट होता है। रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है, ठीक है। समझौते में नियोक्ता का आधार जैसे स्थायी, अस्थायी अथवा आकस्मिक होती है, जैसे आपका टेम्पररी वर्क होगा, क्या कहते हैं आपका फिक्स वर्क होगा, ठीक है, या कभी कभार होगा, तो इसमें उसी के अकॉर्डिंग समझौता किया जाता है और उस समझौते के अकॉर्डिंग आपको कैसे पैसे मिलेंगे, या वेतन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, फीस मिलेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि एग्रीमेंट किस तरीके का है आपका, ठीक है। इसमें हम नौकर हो जाते हैं। कैसे नौकर होते हैं कि कर्मचारी अपने स्वामी का क्या होता है, नौकर होता है और उसके कहे अनुसार ही वो काम करता है। इसमें हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस हमारा थोड़ी है, हम तो उस ऑनर के पास काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैसे की जरूरत नहीं है। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, अर्थात पूंजी किसका होता है, कर्मचारी की नहीं, स्वामी का होता है। यहाँ पे कम क्या कहते हैं हमारा ऑनर
ऑनर का पैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे नौकर का पैसा नहीं होता। इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? काम में निहित जोखिम स्वामी का होता है, ना कि कर्मचारी का। यहाँ पे जो रिस्क है वो आपका नहीं है, यहाँ पे ऑनर का रिस्क होगा, क्योंकि जो काम है वो किसका? ऑनर का। आप तो उसके बाद उसके यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नियोक्ता की प्रकृति क्या होती है? यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकता है, निजी कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। आप कहीं पर भी काम करोगे तो आप क्या कहलाओगे? एक एम्प्लॉयर ही कहलाओगे, ठीक है। अब आता है इसमें डिफरेंस। ये डिफरेंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके डिफरेंस जो हो सकते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है बिजनेस का, पेशा का, रोजगार का। तो आपने जैसे मैंने आपको विशेषता बताया उसी विशेषता के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसका व्यवसाय का क्या दे रखा है, स्टार्टिंग कैसे होती है। यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई पूरी करके ही शुरू किया जाता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो अगर छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या कहते हैं, स्टार्ट करने के लिए कोई वैधानिक कार्रवाई की मतलब गवर्नमेंट के कोई रूल्स को क्या कहते हैं मतलब एग्रीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती, कार्रवाई को पूरा करके नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो आप एनवायरनमेंट पे और उस बिजनेस से आपके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो रहा है या कोई इफेक्ट पड़ेगा समाज को, तो उसके लिए आपको वैधानिक रूल को, गवर्नमेंट के रूल्स को और गवर्नमेंट के एग्रीमेंट को फॉलो करके आप उस बिज़नेस को शुरुआत करेंगे, ठीक है। पेशे में क्या होता है, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने क्या कहते हैं एजुकेशन हासिल की है और वहाँ से आपने क्या कहते हैं किसी चीज़ में प्रोफेशनल हासिल किया, तभी आप वहाँ से अपने डिग्री को लेकर ही आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर कोई बनता है और वो अपना कोई एक क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसके लिए भी उस डॉक्टर का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। रोजगार में नियुक्ता पत्र से प्रारंभ होते हैं। नियुक्ति पत्र मतलब कि भैया उसने मुझे बोल दिया हाँ तुम कल से आ जाना काम पे और हमारे बीच में कोई समझौता हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम को शुरुआत कर देंगे। रोजगार में ये होता है, ठीक है। कार्य की प्रकृति क्या होती है, इसमें कार्य किस तरीके से किया जाता है, इसमें होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना और उसको बेच देना। इसमें क्या होता है, एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर, विशेषज्ञ मतलब उस चीज़ में उसको महारत हासिल है, उसके बीच में वो व्यक्तियों की सेवा करता है। और इसमें समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपा गया काम को किया जाता है कि भैया मालिक ने जो काम उसे सौंपा है और जो समझौता हुआ उन दोनों के बीच में उसके थ्रू वो काम को करेगा। विनियोग इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके आकार एवं प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसा आपका बिजनेस छोटे लेवल पे बिजनेस कम पैसा, बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे स्टार्ट तो उसमें आपको पैसा भी ज़्यादा पड़ेगा। आपको पता है प्रोफेशन पूंजी की आवश्यकता जो होती है कम होती है। आप कोई क्लिनिक वगैरह खुलाते हो तो कम पैसे में खोल सकते हो, लेकिन आपको रोजगार में कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे काम आपका नहीं है बल्कि काम किसका है, वो आपके मालिक का है, ठीक है। आप वहाँ पे उसके पास काम कर रहे हो। बिजनेस में रिस्क जो होती है बहुत अधिक होती है और आपको पता है पेशे में रिस्क होती है पर बहुत कम होती है और रोजगार में आपको रिस्क जो होती है वो होती ही नहीं है। क्वालिफिकेशन जो होती है आपको ये ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में जो होता है बहुत पढ़े लिखे ही लोग काम करते नहीं, बल्कि इसमें औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी भी नहीं है और होना भी ज़रूरी है, ठीक। कुछ कुछ कामों में ज़रूर हो जाता है क्वालिफिकेशन ज़रूरी, कुछ कुछ कामों में नहीं होता, लेकिन पेशे में आपको औपचारिक योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। औपचारिक मतलब कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से अपनी क्वालिफिकेशन ली है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट आता है रोजगार में क्या है कि सभी रोजगारों के लिए औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कहीं किसी आप क्या कहते हैं सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ज़रूरी पड़ सकता है, लेकिन आप छोटे मोटे में यहाँ पे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे लोगों के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो, जैसे ईटा ढोना या लेबर वर्क में काम करना, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपकी योग्यता हो किसी चीज़ में पढ़े लिखे में, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना, और पेशा का उद्देश्य क्या होता है, सेवा द्वारा आय अर्जित करना, और रोजगार का क्या उद्देश्य होता है, वेतन मजदूरी ये सब प्राप्त करना, ठीक है। हित का हस्तांतरण, एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, जैसे एक बिजनेस का मालिक है वो अपने बिजनेस जो होता है वो अपने बेटे को दे सकता है, वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर का काम एक टीचर वाले व्यक्ति से नहीं करवा सकता, ठीक है। और एक कर्मचारी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, वो अपने द्वारा काम किए जाने की वजह से वो दूसरों से नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि उसके मालिक और उसके नौकर के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है।
कुशलता की हम कैसे पता चल सकते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लाभ अर्जित करके। पर अब पेशे में क्या होता है कि हम जिस सर्विस, जैसे हम किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि नहीं यार ये डॉक्टर तो अच्छा काम नहीं कर रहा, हम किसी और दूसरे के पास जाते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी पता चल जाती है, ठीक है, हमें उसकी सेवा पता चल जाती है, ठीक है। और रोजगार में क्या होता है, जॉब के प्रति संपन्न भावना से, कि हमें पता है कि भैया मैं इसके प्रति अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। आचार संहिता, व्यवसाय के लिए कोई आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी नहीं है। पेशे में आचार संहिता चाहिए, और इसमें आचार संहिता के स्थान पर क्या होता है, अनुबंध होता है, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। व्यवसाय का उद्देश्य, आपने पढ़ा कि व्यवसाय का उद्देश्य किस किस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्यवसाय का उद्देश्य आपको पता है कि वो व्यवसाय का उद्देश्य जिसके अभाव में व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती। आर्थिक उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन उपार्जित की बात कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। व्यवसाय का उद्देश्य यही है कि भैया हमें पैसे कमाना, ठीक है, लाभ अर्जित करना, ठीक है। तो हमने इसमें 3 उद्देश्य पढ़ेंगे। 3 उद्देश्य कौन कौन से। पहला आता है लाभ अर्जित करना, ठीक है। बिना प्रॉफिट के आप बिजनेस को नहीं चला सकते, जो हमारा आर्थिक उद्देश्य है। प्रत्येक व्यावसायिक उपकरण की स्थापना का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। जिस प्रकार ऋणदाता को ऋण देने के फलस्वरूप ब्याज तथा भूस्वामी को भवन देने के फलस्वरूप किराया प्राप्त होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार जैसे हम ऋणदाता है, ऋण देने वाले को हमें क्या देना पड़ता है, लोन देने वाले को हमें क्या देना पड़ता है, भाई ब्याज तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उससे लोन लिया है। अगर आपने किसी को अपना रूम रेंट पे दिया तो आप रेंट के बदले उससे क्या लोगे, किराया तो लोगे, तो आपको क्या हो रहा है भैया, फायदा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार एक व्यवसायी को व्यावसायिक क्रिया के फलस्वरूप लाभ प्राप्त होना चाहिए। अगर उसी प्रकार कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके फलस्वरूप उसे क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। प्राय हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं होता जिसमें लाभ प्राप्त ना हो। कोई भी इंसान है भैया, जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो काम थोड़ी ना करेगा, ठीक है। व्यवसाय के लाभ उद्देश्य के संबंध में 2 धारणा आती है, अधिकतम लाभ और दूसरा आता है पर्याप्त लाभ, ठीक है। अब व्यवसाय में 2 लाभ आते हैं, कौन कौन से, एक ज़्यादा लाभ होता है, एक थोड़ा कम लाभ होता है, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट में दोनों में जानना पड़ेगा कि क्या होता है। लाभ उद्देश्य की अधिकतम लाभ धारणा वस्तुओं के कृत्रिम अभाव, मुनाफखोरी, मिलावट आदि बुराई पैदा करती है। अगर आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो क्या, तो ज़्यादा लाभ के लिए लोग क्या करते हैं, वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। मुनाफाखोरी मतलब गलत तरीके से काम करना, मिलावट करके उनको बुराइयाँ पैदा करना, ये सब करते हैं, ठीक है। अधिकतम लाभ अर्जित करना इसलिए अधिकतम लाभ का उद्देश्य निस्संदेह अनुपयुक्त होता है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसके विपरीत पर्याप्त लाभ धारणा एकदम उचित है। क्यों, क्योंकि पर्याप्त लाभ जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट भी रहेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसके अनुसार व्यवसाय को इतना लाभ अर्जित करना चाहिए जिससे व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। अब आते हैं ग्राहक सृजन, अब आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। हमें कस्टमर को कैसे जोड़ना है अपने साथ, तो उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस लाना है, ठीक है। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक क्या है कि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। ग्राहकों के सृजन का अभिप्राय अधिक से अधिक संभावित उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ क्या करना है, बुलाना है। बुलाना मतलब वो नहीं कि आप बुला रहे हो, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, ठीक है। ग्राहक सृजन का उद्देश्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करोगे, अपने सामानों की तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो वो क्या होंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, उससे आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लाभ तभी प्राप्त होंगे जब एक व्यवसाय की वस्तु की कोई खरीदने वाला हो। जैसे भी हो, व्यवसाय के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना ही होता है। इसका सबसे बढ़िया साधन विज्ञापन है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करते हो तो आप लोग आपके विज्ञापन, आपकी वस्तु को देखेंगे और प्रचार बढ़ेगी तो आपके सामान को लोग खरीदने आएंगे, ठीक है। जैसे साथ साथ यदि बढ़िया किस्म का माल दे रहे हो, आप उचित भाव पर बेच रहे हो, तो ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना रहती है, ठीक है। और इससे लोग कस्टमर जो होते हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस की तरफ जुड़ेंगे क्योंकि वो संतुष्ट हो रहे हैं। आपका नेक्स्ट आता है नव परिवर्तन, चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आज व्यवसाय का सामना एक प्रगतिशील युग से हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो आपको अब उन बिजनेसों से अपने बिजनेस को कैसे चेंजेस लाना है, कैसे प्रगति में आपको जाना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है उनसे, ठीक है। तो उपभोक्ता दिन प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है, रीति रिवाज भी लगातार बदल रहे हैं, लोगों के फैशन में चेंजेस आ रहा है, हर एक चीज़ बदल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस
बिजनेस में ऐसी स्थिति में नव प्रवर्तन की मतलब नए प्रवर्तन मतलब इन्वेंशंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नव प्रवर्तन का अभिप्राय कुछ नया करने से, जैसे नए उत्पादन तैयार करना, नया प्रोडक्ट चेंजेस लाना, पुराने उत्पादों के उपयोग पे नए तरीके बताना, ठीक है, कि भैया पुराने उत्पाद है लेकिन इसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है, ये उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना, वितरण की सरल पद्धतियों को लागू करना, प्रबंधक की नई पद्धतियों को लागू करना, ठीक है। प्रबंधक की मतलब जो हमारा मैनेजर है उसको अलग अलग तरीक़े से कैसे लागू कर रहा है, इन सब चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस की तरफ, और हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट आता है, अभी हमने ये जो पढ़ा था ये हमने हमारे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के थ्रू हमें बताना है बिजनेस का, ठीक है, और इसमें हमारा आता है सामाजिक उद्देश्य के थ्रू। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। या तो आपको सामाजिक उद्देश्य के थ्रू बताने बिजनेस के क्या इफेक्ट है, और दूसरा आपको आर्थिक उद्देश्य के थ्रू बताना है समाज के इफेक्ट, ठीक है। अब आता है पहला कि आपको अगर आपने समाज में कोई बिजनेस को खोला है तो आपका क्या उद्देश्य बनता है उस समाज के प्रति। पहला तो उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर देना, ठीक है। व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ता को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएं प्राप्त मात्रा में उचित उपलब्ध कराना, ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस अपने समाज में खोला है, ठीक है, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि भैया आप उस समाज में रह रहे हो, आपका बिजनेस ही उस समाज से चल रहा है, तो आपको अच्छी क्वालिटी की वस्तु उसको देना है, ठीक है, और उचित मूल्य पर देना है, यानी कि ज़्यादा हाई प्राइस पे देना है। तो मतलब ऐसी मात्रा में दो कि कस्टमर भी खरीदे और वो आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड हो जाए। व्यवसायी को चाहिए कि वस्तु में मिलावट ना हो, जमाखोरी ना हो करने, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा। समाज के विकास में योगदान देना, जैसे कि अगर आप समाज में अपना बिजनेस कर रखा है तो आपका मोटिव है कि आप वहाँ पे लाइब्रेरी बनाइए ताकि बहुत से ज़्यादा बच्चे लोग शिक्षित हो, हॉस्पिटलिटी की सुविधा दीजिए, एजुकेशन ये सब चीज़ में संस्था में आप जाके क्या कहते हैं डोनेशन दे सकते हैं। तो आप ये सब करके भी आप अपने बिजनेस को हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। विनियोजकों को पर्याप्त लाभ करना, मतलब आज व्यवसाय का स्तर इतना बढ़ गया है कि उस पर या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व ना होकर हज़ारों व्यक्तियों का स्वामित्व हो गया। आपको पता है कि आज बहुत सारे लोग जो है एक बिज़नेस से जुड़ जाते हैं, जिसे हम जैसे बोलते हैं ना शेयर्स वगैरह खरीदना, वैसे ही समाज के अनेक व्यक्ति व्यावसायिक उपकरण के अंश खरीदते हैं। बहुत सारे बिजनेस लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि भैया ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं उस बिज़नेस के शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब वो बिज़नेस को फ़ायदा होता है तो उन शेयर होल्डरों को भी फ़ायदा हो जाता है। तो वैसे उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जो होता है एक लाभांश होता है, एक लाभ होता है जो हमें उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बाद जो कंपनी का ऑनर जो होता है उन शेयर होल्डर को क्या देता है, डिविडेंड देता है। उन्हें थोड़ा बहुत उस शेयर्स के बदले उनको क्या देता है, फ़ायदा देता है, और शेयर्स जब उसे खरीदेगा तो उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोजगार उपलब्ध कराना। आपका मोटिव है कि आप समाज में रोजगार उपलब्ध कराएं, आप अपने बिजनेस में लोगों को शामिल करें, ठीक है। तो इससे लोग जो होंगे वो क्या कहते हैं बेरोजगार नहीं होंगे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा आपके काम से उनको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो और दूसरा ये इन्होंने दे रखा है कि बेसहारा व विकलांग लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका करना है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका, अब आपको दे रखा है कि व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है। व्यवसाय में अगर लाभ नहीं होगा तो क्या आपका बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक इसी बात है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बिजनेस को में लाभ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। अगर आप जितना चाहे लाभ आप कमाते हैं उतना ज़्यादा आपका बिजनेस जो वो ग्रोथ करेगा और लंबे टाइम तक समाज में सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब आता है अति शीघ्र विकास के लिए। अगर आपके बिजनेस में क्या कहते हैं लाभ नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। इन्होंने दे रखा है प्रत्येक व्यवसाय यही चाहता है कि उसके व्यवसाय को विकास हो। विकास का अभिप्राय व्यवसाय के पैमाने में निरंतर वृद्धि से, जैसे कि आज मेरा बिजनेस छोटे लेवल पे था, कल को मार्केट लेवल पे हो जाए, कल को उससे ज़्यादा लेवल पे हो जाए, फिर वो अलग अलग ब्रांच हो जाए उसके, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उसका पैमाना बढ़ता जा रहा है। तो ये तो ठीक है कि सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि विकास कैसे संभव हो। इस प्रश्न का उत्तर है पर्याप्त धन से ऐसा
संभव हो सकता है, क्योंकि धन है तो ही आप अपने बिजनेस को क्या कहते हैं ग्रोथ कर सकते हैं। पुनः प्रश्न उठता है कि धन कहाँ से आएंगे, आप धन कहाँ से ला सकते हो। अभी हमने पढ़ा था डिविडेंड, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि धन प्राप्ति के लिए साधन होते हैं, जैसे अंश जारी करना, इशू ऑफ शेयर्स, आप अपने बिजनेस के शेयर्स को बेच रहे हो, ठीक है, और क्या कहते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपके शेयर्स को क्या करते हैं खरीदते हैं, और जब आप शेयर्स को 10 रुपये में खरीदा तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने आपके बिजनेस के शेयर्स को खरीदा। खरीदने के बाद क्या हुआ, उसके पास पैसा आया बिजनेस के बाद, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करा, तो ग्रोथ करने के बाद बिजनेस को फ़ायदा हुआ, और बिजनेस ने जितने भी शेयर होल्डर थे जिन्होंने बिजनेस के शेयर्स खरीदे थे उसको उन्होंने क्या दिया, डिविडेंड दे दिया, तो उससे उनको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ओके, अब आता है ऋण पत्र जारी करें, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी सेम इसी के थ्रू ही है। लाभों का पुनर्वियोग करना, ठीक है, आपका जो भी लाभ हो रहा है उसको फिर से इस्तेमाल करना, ठीक है। धन के प्रबंधन में लाभों को पुनर्वियोजन की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है, जो आप लाभ आ रहा है उसको दोबारा से अपने बिजनेस में लगाना, फिर दोबारा से लगाना, तो इससे आपका क्या होगा, बिजनेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मतलब बढ़ेगा, ठीक है। उतना ही अधिक लाभों का पुनः विनियोग करना, री इन्वेस्टमेंट करना, आप सामान को बिजनेस हो रहा है, आप अपने क्या कहते हैं मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आता है कुशलता में वृद्धि के लिए। कुशलता मतलब आपका बिजनेस अच्छे से काम करे, ठीक है, इंक्रीज़ करे, एफिशिएंसी हो, तो उसके लिए भी आपका बहुत ज़रूरी होता है। स्वयं के हित के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं जो लोगों से काम करवा सके, मतलब खुद से बड़ा ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम लोगों से करवा सके, बल्कि हमें खुद ही करना पड़ता है। यहाँ स्वयं हित का अभिप्राय लाभ से है, ठीक है, अर्थात लाभ ही वो शक्ति है जो लोगों को अधिक व अच्छा काम कराने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप लोगों को, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भैया मैं तुम्हें इतने में रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे इतना काम करा रहा हूँ, लेकिन उसको आप कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, कोई बोनस नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप अगर वहीं पर उसको थोड़ा बहुत उस कंपनी से लाभ दे रहे हो उसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आप ज़्यादा अच्छा काम करेगा। किसी भी व्यवसाय में चलाने में दो वर्गों की भागीदारी होती है, तो एक होता है स्वामी का और एक होता है कर्मचारी का, ठीक है। स्वामी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले और इसलिए वो अधिक व अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर कर्मचारी वर्ग चाहता है कि उन्हें अधिक से अधिक बोनस मिले, इसलिए वो क्या करता है, वो अच्छे से अपने मालिक को काम करके देता है। इसी उम्मीद में ये बिजनेस जो होता है वो चलता है और आगे बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। अगर आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करता है, लाभ होगा तभी तो ग्रोथ करेगा तो आपका समाज में आपके बिजनेस का नाम होगा, प्लस आपका भी नाम होगा, ठीक है। प्रत्येक व्यवसायी चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और उसकी एक अलग पहचान हो। इन दोनों की प्राप्ति के लिए एक व्यवसायी को सभी संबंधित पक्षकारों को संतुष्ट करना। पक्षकार मतलब कौन कौन होते हैं, बिजनेस में बहुत लोग जुड़े होते हैं। जैसे हमारा रखा ग्राहकों को कम कीमत पर अच्छी किस्म का माल देना, पहला आ गया ग्राहक। दूसरा आ गया हमारा कर्मचारी वर्ग को पर्याप्त पारिश्रमिक देना। अंशधारी को पर्याप्त लाभ देना। अंशधारी मतलब जो शेयर्स खरीद रहे थे उसको लाभ दोगे तभी तो आपके शेयर्स दोबारा खरीदेंगे। अब एक व्यवसायी ऐसा करना तो चाहता है, लेकिन ये कैसे संभव है? इस समस्या का हल लाभ अर्जित करने से ही किया जा सकता है। आप लाभ अर्जित करोगे तभी तो इनको फायदा दोगे। अगर आप फायदा ही नहीं दोगे, लाभ अर्जित नहीं करोगे तो फायदा कैसे दोगे? तो लाभ अर्जित करोगे तभी इनको फायदा दे सकते हो। यदि एक व्यवसाय में लाभ प्राप्त हो रहे तो सभी पक्षकारों को संतुष्ट करके व्यवसाय अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है और समाज में अपनी पहचान भी बना सकता है। ठीक है, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए भी लाभ अर्जित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने के में सहायक होते हैं। लाभों में व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है। इससे नगद माल क्रय करके, नगद छूट करके, जैसे आपने नगद माल खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि आप कैसे अधिक से अधिक लाभ अर्जित करेंगे। तो हम लाभ तब अर्जित करेंगे जब हम माल को नगद खरीदेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कैश डिस्काउंट दे देंगे। ग्राहकों को उधार की सुविधा देकर बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। आप अपने क्या कहते हैं कस्टमर को उधार दीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बिक्री ज़्यादा बढ़ेगा। कच्चे माल का स्टॉक करके उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट से बचा जा सकता है। आपने अपने पहले से ही सामान को स्टॉक कर रखा है ताकि कल को ख़त्म हो जाए तो आप वेट ना करें सामानों का प्रोडक्शन होने में, बल्कि आप उस माल को स्टॉक किए गए माल को निकाल के बेच सकते हैं। इससे आपका रुकावट नहीं होगा। इस प्रकार की श्रृंखला बन जाती है जैसे हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस फर्स्ट चैप्टर में हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ेंगे 1.2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। हमने इसमें पढ़ेंगे कि व्यवसाय में कितनी तरह की क्रियाएं होती है और इसका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे जिसमें हमारे कुछ टॉपिक दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। एंड चैनल को
सब्सक्राइब ये सब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट हो और मैं और भी ज़्यादा इसको वीडियो आपको अपलोड करूँ, ठीक है। इस चैनल पे आपको ऑल ऑफ बुक्स के ऑल ऑफ चैप्टर्स के मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था आज का, इतना बिज़नेस के रिगार्डिंग। बिज़नेस का फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास का, जो आपका हिंदी मीडियम का था। इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझ आइएगा, ठीक है।